नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं ना जाने कितनी कविताएं, कितनी कहानी और नए नए पॉडकास्ट आपके सामने लेके आता हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस मौजूद है, जो थिएटर की बहुत जानकारी रखती है, थिएटर पढ़ाती है, थिएटर में जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, थिएटर क्या है और थिएटर एक एक्टर के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो सब जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो चलिए हम बात करते हैं प्रिया साहू से। नमस्कार प्रिया। नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। प्रिया, मैं बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं और बहुत ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ हमारे दर्शकों के सामने, जो कि वो जानते हैं। तो प्रिया, आप सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, विस्तार से बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं बेसिकली रहने वाली जबलपुर मध्य प्रदेश की हूँ। जी। मैं शुरू से ही मतलब जब मैं छोटी थी तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कि जब हम स्कूल टाइम पे थे, स्टार्टिंग मिडिल और प्राइमरी के बीच में जब थे, तब भी मतलब मुझे अच्छा तो लगता था। मैं जो कि जबलपुर की हूँ तो वहाँ पे भी बहुत संस्कार धानी के नाम से बोला जाता है जबलपुर को मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे आए दिन बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल वगैरह। पर जबलपुर का ना दशहरा बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं उस उपलक्ष्य में, उस टाइम पे। तो बहुत मज़ेदार होता है। तो बस वही मतलब ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई मैंने ना। नहीं, नहीं, मैं हाँ, आप तो अच्छा, हाँ, मैंने बहुत शुरुआत बोल आगे बोल दी। हाँ, नहीं, सॉरी नहीं, आप सॉरी तो सॉरी, बहुत पहले आ गए। बहुत पहले मैं आ गई। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म जबलपुर पे हुआ। हाँ, तो देखिए, हम ट्रैक पे ही जाएँगे। तो हाँ, सबसे पहले हम जाएँगे आपके बचपन में। ओके, तो कि क्या होता है कि ये जो पॉडकास्ट हम बना रहे हाँ, हैं, याद रखिएगा, मनुष्य जीवन सदा के लिए नहीं होता है। हाँ, बड़ी पापा जी जैसे बात हो गई। बाबा जी, ये सत्य बात हो गई। हम रहे हाँ, या ना रहे, हाँ, हमारी ये बातें सदा के लिए जीवित रहेंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल कोई सुन ले, फिर देख लेंगे सदा का, सॉरी। तो आप मुझे बताइए कि आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो बचपना कैसा था आपका? अच्छा था। मतलब वही जो चुलबुलापन होता है, कुछ-कुछ बच्चे बहुत सीधे-साधे होते हैं। मैं सीधी-सादी होने के साथ-साथ कभी-कभी गुस्से वाली भी हो जाती थी, चिड़चिड़ भी हो जाती थी, क्योंकि मैं अपने घर की एल्डर हूँ, बड़ी लड़की हूँ, मेरा भाई छोटा है। लेकिन फिर भी मैंने भी छोटों जैसी ही हरकतें की हैं बचपन में। बहुत सारी चीज़ें गिराई, बिगड़ाई, ज़िद किया। मम्मी जीरे वाले के टोकरी पे बिठा देती थी मुझे, अगर मैं बचपन में ज़्यादा ज़िद, वो नहीं फेरी वाले निकलते हैं हुँ, हमारे हुँ। शहरों में, हुँ, छोटे हुँ, शहरों हुँ, में, हुँ। जो सामान सर पे रख के बेचते हैं। तो मम्मी बोलती थी वो जा रही है, अगर तूने कल ज़्यादा किया तो उसकी बिठा के उसकी टोकरी में भेज दूँगी उसी के साथ। तो इस तरीके से मतलब मस्तीखोरी करते हुए। तो अभी आप आ जाइए क्लास 1 में, अभी आप क्लास 1 में आए हैं। ताकि लोगों को पता चले और आप भी उस क्लास 1 में चले जाएँ और उस क्लास 1 की जो अधूरी जानकारी है या जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है या जो सबसे प्यारी बातें हैं, आप साझा कीजिए। क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, ऐसे करते-करते हम 10th तक जाएँगे और ओह! ये एक जीवन की जर्नी पहुँच जाएँगे, फिर कॉलेज तो आ ही जाएगा। हाँ, ये भी है। तो क्लास 1 में बताइए कैसा रहा? क्लास 1 में जब मेरे स्कूल के क्लास 1 में जी, ना, हुँ। अच्छा था, डरा हुआ था थोड़ा मम्मी-पापा से दूर। जब मैं पहले ना वो होता था, क्लास 1 से भी पहले हमारे यहाँ जैसे अभी डे केयर चलते हैं, हुँ। उस समय उस डे केयर को हिंदी में मतलब अलग ही एक परिभाषा थी, आंगनवाड़ी, हाँ, इस हाँ। तरीके से आज भी चीज़ चलती है आंगनवाड़ी। आज भी आज चलती भी है ना? चलती है आंगनवाड़ी। हाँ, आंगनवाड़ी का मतलब होता है कि किसी भी एक आंगन को बाड़ी बना के, मतलब उस हाँ, बाड़ी हाँ। पे स्कूल जैसा सर्विस चलती है अच्छा, और उसके लिए वो गवर्नमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट और होते बहुत हैं। सारी फैसिलिटीज़ मिलती बहुत हैं सारे वहाँ। फैसिलिटी मिलते हैं। आज कई सारे जो लड़कियां हैं, हुँ, उनको सही जानकारी जो मिलना चाहिए, तो आंगनवाड़ी के माध्यम से उन बच्चों को सही जानकारी मिलती है। हुँ। सरकार जो नई नई योजनाओं, योजनाएं चलाती है, सरकार की जो लाभ है, वो उन बच्चों तक पहुंचते इवन हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स को भी मिलती है बहुत सारी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब मैं छोटी थी, मतलब मैं मम्मी-पापा से दूर नहीं बैठती थी, ऑब्वियसली हर छोटा बच्चा बचपन में माँ-बाप के ही साथ रहता है ज़्यादातर, वो दूर नहीं रह सकता। लेकिन वो आंगनबाड़ी ही एक ऐसा माध्यम था कि बच्चों को थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस क, और ख, ग और पूरा जो भी पढ़ने पढ़ाने वाला
और वैसे आपको कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें 4 बच्चों के साथ सीखते हैं ना, अकेले में नहीं सीखते। तो वो एक अच्छी प्यारी सी और मुफ्त वाली चीज थी, और जहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी चीजें मिलती थी। कहीं मिल्क मिलता था, अगर आपके घर पे कुछ ऐसा है तो मतलब घर जाके आप मम्मी को दे दो, एक मोटिवेशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके जाओ घर तक। वो सारी चीजें भी उसके माध्यम से सिखाती थी, तो बड़ा स्वीट सा था मेरा तो एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, सही है, वो सही है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी का जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप हाँ। कह सकते हैं कि समाज में एक ऐसा स्कूल जो सीधा कनेक्ट हो सरकार से, और हम्म सरकार उन बच्चों को मदद करती है जो उनके पात्र हैं, जो उनके, हम्म। और उन बच्चों को चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, खाना से रिलेटेड हो, बुक्स वगैरह बुक्स से भी। रिलेटेड हो, चाहे या छोटी मोटी दवाइयाँ, मेडिसिन मेडिसिन, हाँ। एवं इवन टीके वगैरह भी, जो इंजेक्शन अभी भी इंजेक्शन बच्चों को लगते हैं, आंगनबाड़ी में पहले भी लगते लगते थे, तो वहां पे वो काफी अच्छे से, बहुत मतलब उनको ना बहुत टाइम टू टाइम वो लोग लगाते थे। इवन पेरेंट्स समटाइम्स हो सकता है इधर उधर डेट्स भूल जाएं, पर उनको पता होता था कि किस बच्चे को कब क्या टीका लगना है। आते थे तुरंत सुई लगा दिया, बच्चा हैं। रोने लगा, नहीं नहीं ठीक हो गया, तुरंत चॉकलेट्स दे दी। उनके पास पूरा सब कुछ सेटअप होता सब था कुछ बच्चों था। को ठीक से बिहेव कैसे बेहद करना के है ये बेहद के बताने का। और ये जो टीके और जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उनको आप कैसे अच्छे से हैप्पीली रख सकते अभी हैं। तो आंगनबाड़ी बहुत डेवलप हो गया है। अभी तो चीज़ें बहुत सारे डिजिटल्स हो गए हैं। हाँ चीज़ें की जानकारी सीधे स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है, हाँ। और चीज़ें अच्छी हो रही है, लोग उसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। हम्म। तो खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्लास 1 ऐसे ही रहा आपका। हाँ, ये तो मैं नहीं, क्लास 1 नहीं रहा, ये क्लास 1 से पहले क्या, पहले डे केयर्स नहीं होते थे, तो ऑब्वियसली आंगनवाड़ी ही वो जगह को फिल करती थी। तो आंगनवाड़ी में बच्चे बैठना सीखते थे, थोड़ा बहुत लर्निंग सीख लेते थे, पेरेंट्स को कैसे वो लेने आ रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी टाइम मिल जाता था। अगर 2 बच्चे हैं तो एक आराम से पढ़ रहा है। और कह सकते हो अब आज के टाइम का नर्सरी, एलकेजी और डे डे केयर का वही था, वो एक तरीके का। बहुत प्यारे होते थे, मतलब मेरे शहर में तो बहुत अच्छे थे, मेरे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं आंगनवाड़ी की। चलिए किसी दिन और एक उसके लिए एक नया पॉडकास्ट हम बनाएंगे, जो कि रिलेटेड होगा सिर्फ आंगनवाड़ी से। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं क्लास 2 पे। हाँ। नहीं, अब ये तो क्लास मेरा जीरो था, जीरो आंगनवाड़ी था, मतलब बिल्कुल एलकेजी और एलकेजी था। अब क्लास क्लास 1, 1 से पहले का था। क्लास 1 में आइए। क्लास 1 अच्छा था, मतलब क्लास 1 में थोड़ा हम, चूंकि आंगनवाड़ी से इतने सिंसियर थोड़े से हो जाते हैं कि बैठना तो आ ही जाता है पेरेंट्स के बिना, बस थोड़ा रोना, थोड़ा दुख लगता है जब पापा छोड़ के जाते थे। और फिर सारे नए नए चेहरे मिलते हैं, वो भी एक यूनिफॉर्म में, और एक टीचर मिलती थी, तो थोड़ा डर लगता था। पर धीरे धीरे दिल पे पत्थर रख के वो चीज भी निकाली, क्योंकि बच्चों के लिए तो उस समय का हर एज ग्रुप का मुझे लगता है अपना एक स्ट्रेस होता है, अपना एक टेंशन होता है, अपना एक खुशी का पल होता है। तो हम्म। जब बच्चा पहली बार, भले ही वो आंगनबाड़ी में उसका अलग एक्सपीरियंस था, तो स्कूल में थोड़ा हाई क्वालिटी का था वो चीज है, और थोड़ा अलग होता है स्कूल का, बहुत सिस्टमैटिक। आंगनबाड़ी का भी ऑब्वियसली वैसे ही होता है, पर ऑब्वियसली स्कूल और आंगनबाड़ी में जो डिफरेंसेस होते हैं जगह के, यूनिफॉर्म के, वो सारे थे। बच्चे अलग अलग चेहरे, एक साथ 50 बच्चों के बीच में बैठना, टीचर के सारे चीजें मानना, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें फॉलो करना। कई बार समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि हम सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनते थे और आसपास के लोगों की। स्कूल बहुत ही मतलब वैसा था। क्लास 1, बच्चे, क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 या 5 या 10 तक जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप बीच बीच में वो भी साझा कीजिए जो आपको नहीं मिली, या और भी मिलना चाहिए, ताकि एक बच्चे का जो एजुकेशन हो वो परफेक्ट हो। ताकि आप तो जानते ही हैं कि भले हम कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, या किसी भी शहर में क्यों ना चले जाए, हमारे लिए एजुकेशन कितना मस्ट है। वही हमारा तलवार बनता है पूरी दुनिया के लिए। तो आज के बच्चे वो ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि आज के बच्चे सोचते हैं चलो यार, माँ बाप तो हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। वो समझते नहीं है चलो यार हम तो बस पढ़ रहे हैं। लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि माँ बाप, मैंने फिर से कह रहा हूँ, माँ बाप सदा के लिए नहीं रहता है। लेकिन माँ बाप जो एजुकेशन दे रहे हैं आपको, और जो एजुकेशन आप माँ बाप से ले रहे हैं, वो सदा के लिए रहता है। और वो आप किसी भी, चाहे वो देश में रहे या विदेश में रहे, वो काम करता है, अच्छे मायने में काम करता है। तो अब आगे बढ़िए विस्तार से। तो फिर क्लास 2 में क्लास 2 में फिर वही, कुछ बच्चे नए आ जाते हैं, कुछ पुराने गायब हो जाते हैं, शायद कुछ स्कूल चेंज कर लेते हैं। स्कूल में जो हम पढ़ते थे, लिखते थे, जो भी चीजें स्कूल में होती थी ना, वो चीजें घर पे आके उसको इतना स्ट्रांगली नहीं होता था, जो बहुत कॉमन है, आजकल भी बच्चे नहीं करते उसको। तो घर पे जाके वो सब थोड़ा सा डब्बा गोल हो जाता था उसका। आप ज़्यादा डाँट किससे खाते थे, मम्मी से या पापा से? मम्मी से।
डांट नहीं, चट चट थप्पड़ भी। और पापा? पापा पापा सिर्फ बोलते थे, पापा मारते नहीं थे। मतलब अब एक मारता है तो एक थोड़ा वो करता है ना, एक थोड़ा बचाता पैम्पर करता हाँ है, हाँ। बचाता है, थोड़ा दुलार देता है कि इट्स ओके टाइप से। तो पापा थोड़ा हाँ कर लेगी, हाँ हो जाएगा। पापा रहते भी नहीं थे, वो तो अपने जॉब पे रहते थे। जब वो आते थे तब पिट पिट के बैठ चुके होते थे, लाल पीले हो जाते थे तब तक। तो कुछ नहीं, मम्मी ने मतलब मम्मी भी ऑब्वियसली अब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता है इन सब से भी बढ़ के ना हर एक एज ग्रुप में ना बच्चों के खान पान का, वो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरा क्या था, मैं छोटे में खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मिठाई रोज खानी होती है, खाना तो गरीब लोग खाते हैं रोज। मुझे ऐसा लगता है जो अमीर लोग होते हैं ना, हम लोग थोड़े गरीब हैं, बहुत अमीर लोग होते होंगे ना, वो लोग रोज मिठाई खाते हैं, सिर्फ मिठाई मिठाई ही उनका खाना होती है। मेरी ये गलत फहमी थी उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता था सिर्फ बाहर का खाना खाओ, घर का खाना मुझे इतना वो नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर, कितना भी अच्छा बने उसको हमेशा ही हेट करना, नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और बाहर का कुछ तो भी तला वाला वो सब, अरे वाह अच्छा है। ये सब मतलब खान पान, मतलब बच्चे के लिए जो होता है ना, अगर पेरेंट्स उसको मतलब बोरिंग खाने को भी इंटरेस्टिंग बना के देते हैं ना, तो छोटी उम्र से ही वो हेल्दी खान पान में इंक्लूड हो जाता है बच्चे का दिमाग दिल, कि मेरे घर में ही इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ इंटरेस्टिंग नहीं बनता था, बनता था। ऑब्वियसली मम्मी लोगों को जितना समझ में आता था वो क्रिएटिव ही करके देती थी, लेकिन बच्चे ज्यादा नखरेबाज होते हैं ना, पेरेंट्स कितना भी क्रिएटिव कर ले वो ज्यादा नखरेबाज होते हैं। तो एक दो कदम उनसे आगे चलने के लिए मैं वो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अगर उसको और इम्प्रूव कर ले ना, खान पान अच्छा होगा, दिमाग वो फोकस नहीं, ये रहेगा बच्चे बहुत का। ही अच्छी बात है आपकी, अभी अच्छी सोच है, हम्म, क्योंकि खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के सभी मम्मियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम खाना दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय व्यंजन है, हमारा जो भारतीय खाना है, रोटी, सब्जी, घी और खीर, दालें। दाल, और वो खिलाएँ बच्चों को, वो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ। और और बाहर अलग अलग तरीकों से भी। बाहर की चीज़ों को ना खिलाएँ, बर्गर, पिज़्ज़ा और जो भी जो चीज़ें बाहर की तली-सड़ी चीज़ें हैं, वो ना दें बच्चों को। उससे क्या होता है कि उनका हेल्थ खराब होता है। आज देखिए पहले बच्चे देखिए जो मजबूत बच्चे होते थे, वो घर से खा के मजबूत होते थे। हम्म, तो घर का जो खाना है, उसमें ताकत वो होती बहुत है। अच्छा खाना है। और हमारा भारतीय जो खाना है, पूरी दुनिया इसे मान रही है आज कि हमारा जो खाना है, सबसे उत्तम खाना है, सबसे सही खाना है। हम भगवान को भी हम ही भोग लगाते हैं, क्योंकि हम फ्रेश खाना खाते हैं, हम फ्रिज का खाना नहीं खाते हैं। आज देखिए कि हम आटा गूँदे, रोटी बनी, हमने खा लिया। हम्म, तो हमारा तो हम जब भी कोई, लेकिन बाहर जब भी खाते हैं, वो ब्रेड कितना दिन का होता है, कितने सालों का होता है, पता नहीं होता है ना। तो उसीलिए क्या होता है, बच्चों को फ्रेश खाना देना चाहिए, घर का खाना देना चाहिए, इससे बच्चों का सेहत अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल लोग इसे नहीं मान बच्चे रहे। खाते भी तो नहीं है, हाँ, बच्चों प्रॉब्लम यही है ना, नहीं, बच्चों बच्चे को बोलते हैं आदत हम नहीं भी हम लगाते लोग हैं भी ना। नहीं खाते थे। नहीं, बच्चों को जब आदत लगाएँगे, हमने तो खाया है ना। हाँ, ऐसे डड्डा पट के पिट पट के तो हमने भी खाया एक है, बात देखिए, लेकिन इजली नहीं खाते थे। बच्चे को भूख तो लगता है ना। हाँ हाँ अरे, अरे बाबू, नहीं तो वो वहाँ पे माँ-बाप का दिमाग को काम करना चाहिए। हाँ, जब हाँ, बच्चों को तो भूख तो लगता है ना, लेकिन बच्चों क्रिएटिविटी के हाँ, साथ लेकिन उसको बच्चों को उस टाइम भूख के टाइम में अगर आपने खाना का गलत आदत लगा दिया, तो बच्चे हाँ खाएँगे कहाँ से? हाँ, ये भी आजकल है। बच्चे छोटे बच्चों को क्या होता है कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा दिया, वो दिखा के खिला देते हैं खाना। तो आप क्यों दिखाएँ? आपने ही आदत लगाया ना। हाँ, एक्चुअली शुरू में उनको ना थोड़ा-सा दिल में पत्थर रख के अपने बच्चे का थोड़ा बहुत वो जो भी उनकी वो होती है ना ख्वाहिशें, हुँ। उसको जो बुरी ख्वाहिशें हैं फ़ोन-वोन देख के, हुँ, हुँ। उसको थोड़ा अवॉइड करने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं मैं सभी माताओं से कहना चाहूँगा, सभी पिताओं से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम जानकारी दीजिए, उत्तम से उत्तम खाना दीजिए, लेकिन साथ-साथ में उत्तम से उत्तम ज्ञान भी दीजिए। आज के बच्चे जो क्या होता है कि माँ-बाप की बात सुनते नहीं हैं, फ़ोन दिखा के खाना खा रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? वो तो फ़ोन जानता नहीं था। एक छोटा-सा बच्चा क्या फ़ोन जानता है? नहीं जानता है, तो कौन उसको फ़ोन दिया दिया हाथ में कौन? ऑब्वियसली पेरेंट्स। पेरेंट्स दिया ना। क्लास 3 में गए। हर क्लास में हर बार कुछ नया तो था ही था ऑब्वियसली। हमारे यहाँ हमारे स्कूल में इतना अच्छा था कि जो भी हम टिफिन बॉक्स ले जाते थे ना, हम जितना खाते थे, हमें बोला जाता था खाने के लिए कि अपना फिनिश करना है टिफिन। और जितना भी हम कुछ कुछ बच्चे पैसे लाते थे कैंटीन से भी खाते थे, जिनके पेरेंट्स समटाइम्स नहीं बना पाते थे, हुँ, हुँ। तो उसको हमारे स्कूल में कम सपोर्ट किया जाता था। ज्यादातर हमें बोला जाता था कि जो भी टिफिन लाओगे उसको फिनिश करने की
टास्क दिया जाता था। इन केस किसी ने फिनिश नहीं किया तो वो सड़े ना, खाना बर्बाद ना हो, तो हमारे यहाँ एक अम्मा हर एक क्लास में जाती थी आफ्टर लंच। वो अपने एक बॉक्स में पूरा सबका खाना इकट्ठा करके फिर वो उसको शायद किसी को, मतलब जैसे भी कोई गाय हुआ या डॉग वगैरह, कोई भी कुत्ता गाय, इन सबको दे देती थी ताकि वो खाना किसी के तो पेट में जाए, किसी के काम पे आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो तो ये फिर होता था हमारे, ये मुझे तीसरी चौथी क्लास से समझ में आया कि अच्छा, लेकिन उस समय भी यही होता था, हम फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे का खाना बदल के खाते थे, जिसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा। जैसे मेरी ना चाइल्डहुड फ्रेंड है, अभी भी हम लोग बात करते हैं। मुझे उसके टिफिन के तले आलू पसंद थे, और एक फ्रेंड है उसके टिफिन का घी मिर्ची और रोटी पसंद थी। और मतलब मेरे यहाँ का बेसन का हलवा उसको स्वीट की तरह खाती थी, वो काट काट के पीसेस उठा के। तो हम ऐसे एक्सचेंज करके खाते थे। ऐसा हमारा चौथी पांचवी से ये चीजें हमें चेंज वाला थोड़ा सा वो बिल्ड हुआ। तीसरी चौथी से फ्रेंडशिप हुई। पहली से ही मेरी एक फ्रेंड से फ्रेंडशिप हुई, धीरे धीरे उससे बात करते, क्योंकि बचपन में तो यही होता ना, जो धक्का नहीं दे रहा, जो मार नहीं रहा, वो दोस्त बन जाता था। तो दोस्त कितने थे आपके? शुरू में तो मेरे दो तीन दोस्त थे फर्स्ट क्लास से, जो सिर्फ दोस्त ऐसे थे कि साथ में हाथ पकड़ के लंच में ऐसे गोल गोल घूमना, खेलना, चॉकलेट शेयर करना। तो फिर वो लगता था ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये गिरा नहीं रही है, ये धक्का नहीं दे रही है, ये मार नहीं रही है। उसके बाद फिर आपका क्लास 4, 5, 6 सिक्स है। ऐसे हाँ, ऐसे फिर चलता हमारे रहा। यहाँ ऐसा था कि जो हमारा प्राइमरी था ना, पहली से पांचवी तक प्राइमरी था। प्राइमरी में एक पूरा था, एक बिल्डिंग अलग थी। और फिर मिडिल से सिक्स से नाइन्थ टेंथ तक मिडिल था। फिर हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, ऐसे डिवाइडेशन थे। तो हमारी बिल्डिंगें बदल जाती थी। तो पहले हम इस बिल्डिंग में होते थे सारा, पहली से पांचवी तक का बच्चा, जैसी जो भी बच्चे गए सिक्स सेवेंथ में, तो वो बिल्डिंग चेंज हो जाती थी। तो टीचर, उस बिल्डिंग के कमरे, गैलरी, हम्म। वहाँ पे जो भी फ्लावर डेकोरेशन होता था, जो भी प्लांट वगैरह लगे होते थे, वो सब चेंज हो जाते थे। तो हमारे लिए एक नया सा हो जाता था कि हम बड़ी क्लास में आ गए, नई क्लास में आ गए हैं, वाह, सुपर वैसा। सुपर सुपर। हमारे यहाँ प्रेयर होते थे, सुविचार वगैरह बोले जाते थे प्रेयर के बाद। हर क्लास से लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो एक बार मैं प्रेयर में चली गई, अपने सुविचार वगैरह लेके आई थी। बिना देखे उसको सारे, जितने भी प्रेयर के लिए सारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स के सामने बोलने पड़ते थे। और उस समय हमारे यहाँ मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, जो मेरा पहली से पांचवी छठवीं तक था, वो क्रिश्चियन स्कूल था। तो वहाँ पे ना बहुत वैसा था कि आपको ना हर फंक्शंस होते थे छोटे छोटे, जो भी उनके फेस्टिवल्स आते थे ना, तो उसमें होते थे। तो वो सिलेक्ट करती थी हमारी टीचर। हर स्कूल में एक होती है ना सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाली टीचर, जो सिलेक्ट करती है कि कौन कौन बच्चा परफॉर्म करेगा। मैं वहाँ सुविचार बोल रही थी, पर मेरे मन में चल रहा था डांस की सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को उस पर जाना है जल्दी से। तो मैं जल्दी से बोल के लग रहा था कब उधर पे चली जाऊँ। और उस दिन मेरे को किसी ने लिया नहीं। नेक्स्ट डे जब मैं बिल्कुल होप खो चुकी थी, अरे अब तो पता नहीं, चलो जाने दो, अब क्या करें। जो लड़कियां प्रैक्टिस में जाती थी उनका मुंह देखती थी, तो पीछे से मैम ने मुझे भी बुला लिया, सुनो सुनो, तुम करोगी परफॉर्मेंस। मुझे लगा यार मैं तो सोच ही रही थी, मैं तो मर ही जा रही थी कि मुझे करना है करना है। तो ऐसे में जो रैंडम बुलाया ना, तो इतनी खुशी हुई। तो तो ये मेरी सिक्स क्लास की जर्नी थी। मैं स्टार, नहीं हाँ, मैं स्टार बनी थी उसमें सिक्स क्लास में। 6 क्लास में। तो फिर उसके बाद ये जो अभिनय का कीड़ा कह सकते हैं, वो कीड़ा, कभी हुआ ये, मैंने कभी काटा? ये जो कीड़ा काटा, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कहते हैं ना, इंसान पैदाइशी पैदा होता है थोड़ा कुछ कुछ चीजों को लेके, उसको पता भी नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था। मैं मूवीज कुछ भी देखती थी, ऐसे बहुत अट्रैक्शन होता था मुझे। सबको होता है बचपन से, और अट्रैक्शन बहुत बदलते भी हैं, ये भी मैंने फील किया है। मैंने देखा, मुझे, मैं कुछ भी डायलॉग्स, कुछ भी जो संडे टू संडे हम मूवी देखते थे ना सुबह, बाकी दिन तो स्कूल में होते थे, 9-10 बजे जो टीवी देखते थे, जो भी चित्रहार वगैरह कुछ कुछ आता था उस टाइम पे। और वो क्या शकला का बुम बुम, सोनपरी, ये सब जो सब आते थे, तो उनके जो डायलॉग्स होते थे ना, वो रिपीट करने में ना बिल्कुल बर्डन नहीं लगता था। और अगर स्कूल का कोई सिलेबस का याद करना हो तो उसमें बर्डन लगता था। और वो याद हो जाते थे डायलॉग बिना किसी ने सिखाए। ऐसा बोल देते थे कि अच्छा, तो आज फिर, तो आज ये पेंसिल अब वही कहेगी जो तुम चाहोगे, या ये पेंसिल वही लिखेगी जो तुम चाहोगे। ये डायलॉग, मतलब मम्मी बोलती थी ये सब तो बड़ा बकबक आती रहती हो, इतने दिन से हिंदी का निबंध याद नहीं हो रहा है। ये वाली ये होती कि वो अंदर से ही वो एक फील आता था। पता नहीं था कुछ भी कि ये क्या होता है मन में, क्योंकि घर से भी कोई इस फील्ड में नहीं था, तो कुछ तो भी नामो निशान नहीं था कि इस चीज को बोलते क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए सीखने के लिए। डांस का लगता था तो सोचते थे कथक क्लास ज्वाइन कर लेंगे, पर स्कूल और ट्यूशन में वैसी रात हो जाती थी, कहाँ कब क्लास ज्वाइन करेंगे। समर वेकेशंस में होता था तो कभी कर पाते थे, जो कैंप वगैरह लगते थे समर कैंप, पर उसमें इतना प्रॉपर नहीं हो पाता। जो अगर आपको किसी विधा को सीखना है तो प्रॉपर टाइम देना होता है।
तो बस मेरे पापा का न्यूज़पेपर का काम है, तो उस वजह से न्यूज़पेपर में जो भी आते थे ना, आज सैटरडे उसमें एक कलर वाला पेपर आता था जिसमें पूरा बॉलीवुड और बहुत सारी चीज़ें, थिएटर और शहर में कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ पे और क्यों हो रहे हैं और किसके द्वारा हो रहे हैं, तो सब लिखा होता था। मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था। अच्छा, भले ही मुझे पता है मुझे कुछ नहीं इसका है ABCD, फिर भी मैं पढ़ती थी, अच्छा मेरे शहर में यहाँ ये हो रहा है, कोई लेके नहीं जा रहा, मुझे कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, मैं अकेले जाती थी हर जगह, फिर भी मैं पढ़ी जा रही हूँ। घर वाले सोच रहे हैं भूत है इसका, 4 दिन में करेगी डांस वांस, उतर जाएगा। तो ऐसे करते करते चीजें। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ अभिनय के मार्ग में जाने नहीं, के लिए। हमारे शहर में है, विवेचना नाम है उस थिएटर ग्रुप का, विवेचना रंगमंडल। तो मेरे घर से थोड़ी दूरी में ही था, पर मैं ऐसे कभी मम्मी को लेके नहीं गई। और मैंने मम्मी को बहुत इंसिस्ट किया, मम्मी यहाँ पे ना फ्री है और बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सीखते हैं। और मैंने सुना है, मैंने कुछ नहीं सुना था, मैंने ऐसे ही मम्मी को ले जाने के लिए कुछ भी बोल दिया कि मैंने सुना है यहाँ ये होता है वो होता है, और बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स भी, मतलब बहुत सेफ है, क्योंकि मम्मी लोग को पहले सेफ्टी की बात आती है। तो एक बार चल के देखेंगे, अच्छा लगेगा सबका आपको तो फिर कर लेंगे, नहीं तो आ जाएंगे घर वापस। तो ऐसे करके मम्मी को लेके तो गई उसके थी, और बाद मम्मी फिर भी इतनी स्वीट, मतलब पहला शो कौन सा किया आपने? मैंने पहला शो किया था परसाई नामा, परसाई नमक कहाँ? परसाई जी का ही था वो, कहाँ, जबलपुर में ही? जबलपुर। नहीं नहीं, मैंने पहला सो आई एम सो सॉरी, मैंने पहला शो किया था निठल्ले की डायरी, परसाई जी की है ये कहाँ पे हुआ था? मैंने गया में किया था, बिहार गया में पहला शो। तो इसका रिहर्सल कहाँ हुआ था? जबलपुर में ही हुआ था। जबलपुर सब गया गए थे? हाँ, मतलब पूरा टीम गई थी, और पूरी टीम गई थी तो मम्मी पापा छोड़ने भी गए थे। छोटे शहरों में बहुत सारी चीज़ों को लेके माँ बाप थोड़ा कंसर्न में होते हैं, वो भी लड़की जब टीनेज होती है तो और ज़्यादा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सब सेफ है कि नहीं है, पूरा घर छोड़ने आ गया था। और जो लोग पहले से कर चुके थे ये सब, वो ऐसे देख रहे थे, उनके लिए तो नया ही था ना कि नई लड़की आएगी तो पूरा घर छोड़ने ही आएगा। मेरा पहला शो था, तो 2-3 कैसा डायलॉग कैसा का ही था था। आपका पहला अनुभव? बहुत, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे तो बहुत वो लगता था, डरा हुआ टाइप का, लेकिन जब करने पे आई ना तो मतलब ऑब्वियसली डर तो लगा स्टेज में फर्स्ट परफॉर्मेंस के दिन। और लेकिन जब शुरू किया ना, जब बहुत टीम के लोग बहुत वो थे ना, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत बोला अरे कुछ नहीं है तुम कर लोगी, मेरे बहुत ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे से पूरा साध्वी का कैरेक्टर था मेरा, और मेरे 2-3 डायलॉग की थी, पर उसके लिए ही मैं दिन भर से प्रिपेयर हो रही थी इस तरीके से था, क्या बहुत अच्छा चला गया। क्या डायलॉग थे आपके? मेरा डायलॉग था किंतु किंतु परंतु, इस टाइप का कुछ था, किंतु परंतु क्या? कोई कारण होगा, लेकिन कोई कारण होगा, ये था मेरा डायलॉग। लेकिन कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, इस टाइप का ही था मेरा डायलॉग। तो 2-3 बार रिपीट करना था। एक कैरेक्टर आता है, वो साधु से कुछ बात करता है, पीछे साध्वी ऐसे ऐसे माला जप करते हुए बोलती है किंतु कोई कारण होगा, फिर वो उसको देखता है कोई कारण होगा। 3 टाइम एक ही डायलॉग को वही रिपीट करना था, अलग अलग वेरिएशन में, ऐसा था। सुपर। तो उसके बाद फिर और कैसे आगे बढ़ा थिएटर का जर्नी? रुके थोड़ा। क्यों रुकना क्यों है? क्यों भूल रहे कुछ आप? क्या भूल नहीं रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं, मैं क्या रिमेम्बर करूँ। नहीं, मैं तो बस वही पूछने वाला हूँ जो आपके साथ में घटित हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर ये थिएटर का अनुभव में आप वो तो जो शुरुआत था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था ABCD की। उधर पे जाके, क्योंकि कॉलेज भी जाती थी उस टाइम पे, कॉलेज जाने के बाद फिर शाम को फ्री होने के बाद घर जाके चेंज करके फिर अपनी साइकिल से थिएटर क्लास जाना, फिर वहाँ की प्रैक्टिस से फ्री होके रात में आना, फिर रात में जो भी अपने कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह होता है वो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे कॉलेज के बाद फिर वही मतलब हर दिन का रूटीन बन गया। उसको मेंटेन करने के लिए भी घर का बहुत वो होना था। कभी कभी मम्मी भी मतलब कुछ कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैं नहीं सुन पाती थी उनकी चीज़ें, नहीं करती थी, होते हैं ना बच्चे, अगर अपने किसी काम में लग गए तो वो अपने ही लग गए, घर वाले कुछ भी बोल रहे सुन नहीं रहे, तो वो भी गुस्सा करती थी कि तुम तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हो, जब से थिएटर क्या ज्वाइन करा दिया, छुड़वाती हूँ तुम्हारे थिएटर। बोला नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या करना है मैं कर देती हूँ। तो ऐसा था, पर वो चलता रहा। यूथ फेस्ट सेकेंड फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में गई, फिर यूथ फेस्टिवल हुआ, उसमें जो मेरे थिएटर ग्रुप के सर थे वही मेरे यूथ फेस्टिवल में टीचर थे, मतलब उनको हायर किया गया था कॉलेज की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे शहर में काफी अच्छा उनका थिएटर ग्रुप से ही, और वो बहुत अच्छे टीचर थे ड्रामा के, तो उन लोगों को बुलाया जाता था। तो उनके निर्देशन में ही मैंने काम किया पूरा। तो एक वैसे भी उनसे वो हो गया, एक तो मैं शाम को जाती थी क्लास में तो मिलना होता था, और वही सर मेरे दिन में भी कॉलेज की यूथ फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन कराने आते थे। वाह।
तो ये अनुभव काफी अच्छा हाँ, रहा आपके बहुत जीवन अच्छा रहा। 2-3 साल तो मतलब सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तो मतलब ऐसा लगता था कि कॉलेज एग्जाम्स ये सब तो होगा ही होगा, पर यूथ फेस्टिवल कब आएगा? परफॉर्मेंस कब करेंगे? प्रैक्टिस कब करेंगे? उसको पॉलिश कैसे करेंगे? मैंने माइम किया था फर्स्ट टाइम। माइम क्या था? माइम वो का अभिनय, हाँ। तो उसके बाद फिर आप सिखाने के मोड में कभी आ गए? मतलब क्या होता है कि आप तो एक्टिंग किए, परफॉर्म किए, लेकिन उसके बाद आप बच्चों को सिखाना कब स्टार्ट किए? अब मेरा एक्टिंग का ये जो एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम आपने सुना हाँ, सुना बिल्कुल ही सुना है। होगा, हाँ, भोपाल में है। भोपाल में हो। हाँ, मैं अभी तो वहां मैं से ही बताया ना, पास आउट हूँ। भोपाल में जाकर। हाँ हाँ, आपने बताया था। जी। तभी क्योंकि मैं भोपाल में भी तब रही और तभी 1 साल तक, 1 डेढ़ साल तक मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा का थर्ड ईयर के लिए सिलेक्शन होना था। तो हमारे जो सर हैं, ऑब्वियसली उनको तो पता चला ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब हम लोग को नहीं पता था कि हाँ, मेरे सीनियर्स कुछ कर रहे थे अप्लाई, कुछ एनएसडी में कर रहे थे, कुछ एमपीएसडी में कर रहे थे, कुछ भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ के लिए कर रहे थे। तो एमपीएसडी के लिए ना मुझे मेरे सर ने बोला कि प्रिया, मतलब एकता, मेरा नाम घर का एकता है, कि एकता और का बेटा। रचना भी कोई बोलते हैं आपको? नहीं नहीं, रचना एक्चुअली वो मेरे फोन पे लिख के आता बिकॉज ऑफ कि वो एक लड़की है जिसने मुझे अपनी सिम दी थी जियो की जब फ्री निकली थी, तो उसने रजिस्टर्ड करके ली होगी उसकी आईडी से, तो उसने मुझे दे दी वो सिम, इसलिए हाँ, मेरी कॉलिंग पे हमेशा रचना आता है। खैर कोई बात नहीं। हाँ। हाँ ये कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं। तो आप रचना नहीं है, आई प्रिया एम है। नॉट रचना, प्रिया एकता। ठीक है। जब आप बच्चों को सिखाते हैं, तो हम्म, आप क्या सिखाते थे थिएटर में? अभी हम जो मूल्य बातें कहना चाहेंगे, क्या होता है कि हम जानना चाहेंगे कि जो कलाकार, जो हाँ यूथ, जो बॉलीवुड में या थिएटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उसे क्या-क्या सीखना चाहिए? प्रिया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो थिएटर से जुड़े हुए काफ़ी सालों से हैं और आप बच्चों को सिखाते भी हैं। तो मेरा जो ये प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक एक्टर को, जो एक्टिंग के लिए तो आते हैं लेकिन वो रियाज़ नहीं करते हैं। तो उन एक्टरों के लिए रियाज कितना महत्वपूर्ण है, या माने क्या-क्या करना चाहिए हर एक एक्टर को? उसके बारे में बताइए थोड़ा आप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एज एन एक्टर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मेरी जर्नी में, मतलब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी और मुझे कई चीज़ें अभी भी नहीं पता है, बस मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते सीख रही हूँ, ये कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम जो बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ना कैरेक्टर जो हम अपने मन में सोचते हैं ना, हुँ, हम वैसा बनाते हैं। कहते हैं ना, भूमिका की संरचना, स्तानिस्लावस्की की 2 बुक्स हैं, जी। भूमिका की संरचना हुँ, और अभिनेता की तैयारी। हुँ, तो मैंने थोड़ा बहुत जितना भी मतलब उनको पढ़ा है, जितने अपने टीचर्स से सीखा है, और मैंने खुद भी फिर वो प्रैक्टिकल फील किया। हर किसी का ना अपना अलग एक सिनेरियो होता है, चीज़ों को सोचने का, एक्सप्लोर करने का और बताने का। अगर एज एन एक्टर आप आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको आपकी जो भी आप सुबह उठते हो या जब भी आप उठते हो, नॉट एग्जैक्टली कि आप जब कब उठते हो, जब भी उठते हो अपना सारा पर्सनल वर्क पूरा फिनिश करने के बाद आप कुछ देख सकते हो, अच्छा देख सकते हो। अच्छा बुरा मुझे लगता है हर तरीके का सिनेमा देखना चाहिए। ये मुझे बहुत देरी से समझ में आया, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा वो। देखते-देखते लोगों से मतलब जो मेरे टीचर्स हैं, फिर उन्होंने बोला तो मैंने शुरू किया। मैं अब उस प्रोसेस में आ गई हूँ। हर लैंग्वेज में मुझे बंगाली नहीं आती है, मुझे कई ऐसी लैंग्वेज नहीं आती, पर मैंने मूवीज़ देखी हैं और देखते-देखते एक टाइम के बाद मुझे कन्वे होता है कि वो लैंग्वेज, कोई भी ना भाषा, अब एक-दूसरे से बात करने के लिए पहले लैंग्वेजेस नहीं होती थी। लोग सिर्फ़ एक-दूसरे को वो ऐसे इस तरीके से भाव प्रकट करते थे या उस तरीके से बोलते थे, ऐसा उनका तरीका होता था कि वो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाती, एक्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल, तो लैंग्वेज जो है, देखिए लैंग्वेज एक चीज़ों का, लैंग्वेज भाव से अलग है। हाँ, भाव जो है वो लैंग्वेज में फिट नहीं होता है। हाँ, वो भाव बिल्कुल जो है वो चेहरा बता देती है। चेहरा बता तो देते हैं, आप हाँ। किस प्रांत से हैं, हुँ, आप भारत से हैं या भारत के बाहर से हैं, आपको हिंदी आती है, इसको नहीं आपको आती है। अंग्रेज़ी आती है, हाँ, ये इसका कोई सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब लेकिन भाव जो प्राकृतिक ने बनाया है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो समान रूप से भाव बनाए हुए हैं। तो आपके भाव भी जो होंगे, मान लीजिए जब उससे जब आँसू आएँगे तो उसका पानी ही आएगा, चाहे वो अफ्रीकन रोए या मैं रोऊँ, तो उसका कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो भाव इसलिए तो एक्टिंग में जो देखा जाता है, मोस्टली जब आप कोई सिनेमा देखते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं, आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, चाहे बांग्ला फ़िल्म हो या हिंदी फ़िल्म हो या कन्नड़ या तेलुगु कोई भी फ़िल्म हो, किसी भी लैंग्वेज तो की जो भाव है वो सेम है। सेम। बस ये हो सकता है ना, उन सेम भाव को समझने में टाइम क्यों लगता है, हाँ, क्योंकि जब हम उस लैंग्वेज पे, एक तो जैसे ही हम सोचते हैं अपने दिमाग में, अरे हमको तो ये लैंग्वेज आती नहीं है,
आती नहीं है तो आधा तो हम वैसे ही गोल हो जाते हैं, हम उससे बोर हो जाते हैं और गोल भी हो जाता है हमारा दिमाग। उनको हम इजीली हो सकता है उस लैंग्वेज को, उस सिनेमा को हम समझ जाए, मतलब कुछ भी मूवी में देख रही हूँ, मेरा वो लैंग्वेज बहुत वीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ देखने के लिए। देखते देखते अगर मैं उसको अच्छे से देखूंगी थोड़ा सा बोरिंग भी आएगा, लेकिन फिर देखते देखते ना मुझे पता चलने लगेगा कि वो किस टॉपिक पे, किस स्टोरी पे, कैसे, कहाँ पे और क्या बात कर रहा है, हम उसके आसपास पहुंच ही जाएंगे। पहुंच ही जाएंगे। हाँ, तो ये होता है। अगर मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि जो जब भी हम ना आते हैं ना, किसी भी फील्ड का इंसान हो वो प्रैक्टिस करता है, ऐसा मैंने, मेरी टीचर्स ने भी मुझे खुद कहा है। लेकिन जो एक्टर्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हाँ, वो चीजों से तो बचते हैं। वही चीज और तो ऐसा मैं मेरे साथ भी हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैंने वो चीजें की हैं, नहीं नहीं, मेरे से भी वो सारी मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक्स के बाद ही मैं सीखी हूँ और अभी सीख रही हूँ, पूरा भी नहीं सीखी हूँ, प्रोसेस में हूँ मैं भी, कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो हर दिन खुद को पॉजिटिव रख पाना ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव ये आपने रहोगे ना। बहुत अच्छी बात कही है कि हर दिन अपने आप को पॉजिटिव रखना, हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक रिहर्सल है ये रिहर्सल भी। है, एक हाँ, सबसे बड़ा एजुकेशन है। हाँ, क्योंकि लोग क्या होता है कि नकारात्मक जो बातें होती है, जो घटनाएं होती है, हमारा जीवन भी एक सिनेमा का जैसे चलता है। समझिएगा चीज़ों को, हमारा जी, जीवन भी एकदम एक सिनेमा का जैसा चलता है। कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी खुशियाँ हैं तो कभी अपने चले जाते हैं, तो कई लोग मिल जाते हैं। मिलना, बिछड़ना, झगड़ा, लड़ाइयाँ, बहुत सारे तो रंग ये हैं कभी एक भी। अनेक रंगों के साथ में हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन जो सबसे उत्तम रंग है, वो अपने आप को फिट रखना, अपने आप को सुखी रखना, अपने आप को मुस्कुराते रहना। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते। परेशान हाँ, हो जाते हाँ, हैं, हाँ। लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वो कोई फेस्टिवल, कोई बर्थडे, कोई भी खुशी की चीजें मनाने से, घर जाने से, मतलब लोग अपने घर नहीं जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप किसी भी उद्देश्य के लिए आए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि घर जाना हर दिन जरूरी है, हर महीने जरूरी है, हर साल जरूरी है। अगर आपका कुछ बहुत अर्जेंट चल रहा है तो बिल्कुल अपने काम छोड़ को मत जाओ। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको ना थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, आपको थोड़ा सा चार्ज होना है, एक एनवायरनमेंट ही आपको बहुत पॉजिटिव रखता है ना। कभी कभी एक ही जगह रह रह के भी दिमाग थोड़ा तो हमारा हो ही जाता है। तो हम अगर उस चेंज की जरूरत है और उस टाइम पे हम फ्री हैं, हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा, हमारा कोई घाटा नहीं हो रहा किसी इस तरीके का कि हम कुछ अपनी क्लास बंद कर रहे हो या पैसे दे के कुछ सीख रहे हैं तो वो पर डे का जा रहा हो, या कोई काम छोड़ के जा रहा, कुछ तो भी इस तरीके का बिना नुकसान अगर हमें लगता है ना, तो घर में अकेले एक कमरे में बंद करके खुद को, उससे अच्छा है कि मुझे लगता है कि जहां भी आपको पसंद हो, नॉट ओनली घर, जो भी आपकी पसंदीदा जगह हो, जहाँ पे भी आपका दिल करे, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आपको लगे नहीं अभी तो जाके ही आना है, तो जाना चाहिए। ये बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए और घूमना चाहिए। क्या होता हाँ, है कि आप एक जगह बंध नहीं सकते हैं। मन नहीं सकता। आपका जब भी मन करे, जे भई नहीं मुझे अभी और ये जीवन करना है। रुकता नहीं है, मुझे और ऐसा लगता सही बोला है। आपने, बिल्कुल जीवन रुकता नहीं है, और हाँ, जीवन आपके जाने के बाद भी था, आपके आने के बाद भी है, और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी रहेगा। रहेगा तो ऑब्वियसली। किसी के लिए जीवन रुकता नहीं है, ये गलतफ़हमियाँ हैं, लेकिन इस जीवन जो हमें मिला है, हमें बहुत ही सुंदर तरीके से जीना चाहिए। हम एक्टिंग के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को तो यही सिखाते हैं हाँ, कि भई जीवन को सही लेके पथ पे लेके आओ। हाँ। हम प्रत्ये राइटर्स का लिखा हुआ और स्टेज में और जानते हैं परफॉर्म करते हैं और तो। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोले हे अर्जुन, सरासर सृष्टि की रचना मैंने ही की है। हम्म, समस्त प्राणी मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं वो अपने कर्मा का भोग को भोग रहे हैं। लेकिन जो मुझे जान गए हैं उसके लिए भय कैसा। हाँ, आप समझे, जो मुझे जान गए हैं उसके लिए भय कैसा। तो जब आप ईश्वर को जान जाते हैं, ये जीवन को जान जाते हैं, तो फिर आप डर में, भय में, वंचित में क्यों रहते हैं। आप समस्याओं में घिरे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जो मनुष्य है ना, उस समस्याओं में घिरे रहते हैं। समस्याएं क्या है उसमें घिरे जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना है। जो घटनाएं घटी है उस पर ध्यान ना दें कि उस घटनाओं को किस तरह से हम सुलझा सकते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम सफलता क्या और बढ़े। फेलियर तो प्रतिदिन होता है और फेलियर को ही हम देखते रहते हैं। हमें फेलियर को छोड़ना होगा।
आज ये घटना हो गई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और मनुष्य वही सुखी है जो हर मोड़ में सुखी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आपके पास धन है तो भी आप इट्स ओके, धन है। अगर नहीं है तो भी इट्स ओके। मतलब आपके पास सब कुछ है तो भी इट्स ओके, और नहीं है तो भी। तो दुनिया में क्या होता है कि लोग थोड़ी सी निराश हो जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी दुख आ जाती है जीवन में, तो इतना टूट जाते हैं, उसे पता ही नहीं कि भाई इतना जो अमूल्य जीवन है, बहुमूल्य जीवन है, इसमें हम छोटी छोटी जो घटनाएं होती है इसके लिए क्या हम रोएं। तो उसी तरह से मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है प्रिया जी, कि जीवन कुछ भी हो जाए, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम एक कलाकार हैं। कलाकार का एक ही सपना होता है कि हम पर्दे पे आएँ और अपने अभिनय को दिखाएँ। और अभिनय किसके लिए करें? तो आप जब स्टेनिस्लावस्की की बात कर रहे हैं, तो स्टेनिस्लावस्की तो हमारे ही जो ग्रंथ हैं उनसे ही उन्होंने बुक लिखी है। पता है ना कौन-सा ग्रंथ? नाट्यशास्त्र। नाट्य, हाँ, भरत मुनि का नाट्य हाँ, शास्त्र। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का अगर पूरे बुक की के अगर एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा, तो एक अभिनयकार अभिनय कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है? स्वयं परमात्मा के लिए कर रहा है। कौन दर्शक है उनके? परमात्मा देख रहे हैं। और परमात्मा जब देखता है तो उसके लिए निर्भय होकर अभिनय कीजिए। उन दर्शकों के लिए मत कीजिए भाई कौन हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है। आप उस परम पिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो ये कौन सिखाएगा? ये तो कोई हमें देखने वाला नहीं होता है। तो ये जब ये भाव लेके जब आप अभिनय करते हैं, ये भाव रख के जब अभिनय करते हैं, तो आपका जो अभिनय है वो 4 चाँद लग जाता है। तो उसमें आपका स्वार्थ मिट जाता है ना। तो संपूर्ण होके अभिनय निकलता है, और जब संपूर्ण अभिनय निकलता है तो कैरेक्टर अच्छा होता है, डायरेक्टर ताली मारता है, ऑडियंस आप पे बोलते हैं वाह क्या अभिनय और किया। जब आप अच्छा करते हैं ना, तो और नहीं भी करते हैं तो भी एक्सेप्टेंस तो होती है, नहीं भी नहीं होती, मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं, फील ही नहीं कर पाते, और कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है, सबका अपना कितना एक्सपीरियंस है, कौन कितना डेप्थ से उस चीज को फील कर रहा है, वो गहराई पे डिपेंड करता है। लेकिन ठीक है, अगर आप कर गए, क्योंकि अच्छा और खराब दो ही चीज होती है, या तो अच्छा होगा या तो या तो खराब बुरा होगा। होगा। पर ये तो है ना कि अगर खराब भी होगा, अगर हम बुरे से बुरा क्या होगा, खराब होगा, खराब के बाद भी तो अच्छा हो सकता है ना। तो उस बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। पे भी, हाँ, अच्छे पे ही फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर खराब मतलब अच्छा नहीं होगा ये सोच के हम ये नहीं बैठ सकते कि खराब मतलब ठीक है, खराब हो गया, ठीक है, हो गया, गलती हो गई, पर उसको दोबारा तो हम कर सकते हैं ना, ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल, अच्छा भी होगा। बिल्कुल। जैसे प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, पर हो जाएगी, वो सुविधा आएगी कैसे, उस पे फोकस करें ना। और देखिए, नहीं है करने नहीं पे नहीं हो उसके पाता। लिए क्या होता है कि हमारी जो सभ्यता है, हम जिस सभ्यता से आते हैं, हुँ, हमारी सभ्यता, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही सुंदर है, हमें निराश होने नहीं देता है। हुँ, अब जैसे कि मैं भगवान का जो अभी आपको एक श्लोक सुनाया, हुँ, हुँ। डायलॉग के माध्यम कृष्ण से, जी का, कृष्ण जी के हाँ। माध्यम से, तो कृष्ण जी अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं, "तो तुम मुझे जान गए तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो?" तो मनुष्य बहुत ही चिंताओं में घिरे हैं, ये में घिरे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने अभिनय के माध्यम से, अपने कलाकृति के माध्यम से, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति लाएँगे। बोलते हैं ना, जो चिंताओं में घिरे हैं, जो बोलते हैं ना दुःख में घिरे हैं, उन तक हम एक सही संदेश पहुँचाएँगे। यही उद्देश्य लेके बोलते हैं ना, यही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपने बोलते हैं ना योगदान दिए, और अपने कीमती समय हमें हमारे साथ में साझा किए, और आपके कीमती वचनों को हमने पिरो के रखा है, सजा के रखा है। और मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि हम रहे या ना रहें, आपकी ये वाणी, आपके ये शब्द सदा के लिए रहेगा। क्योंकि देखिए हमारा तो जीवन बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन तो कोई आज है कल नहीं है, हाँ। लेकिन जिस प्लेटफ़ॉर्म में हम इसे डालेंगे, जहाँ ये जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगे और समझेंगे और प्रिया साहू को याद करेंगे। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस जी, पॉडकास्ट के लिए कि आपने मुझे बोला। आपने भी बहुत सारी नॉलेज की बातें मुझे बताई, और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं अभी कोई बहुत उस मतलब मैं भी एक प्रोसेस में ही हूँ। मैं भी चीज़ों से हर दिन डील करती हूँ। हर दिन हारती भी हूँ, जीतती भी हूँ, और अपने आप को हर एक दिन आप न ना मतलब हर एक दिन ऐसा होता है ना, रिजेक्शन के बाद भी आप खुद को तैयार करते हो। तो मैं बस उसी प्रोसेस में हूँ। तो
प्रोसेस में रहना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तभी तो क्लैरिटी आएगी, तभी चीज़ें मिलती हैं। और जितना भी हम बर्तन को धुलते हैं उतना शाइन आता है। हम अपने आप को जितना ट्राई करते हैं, कभी ना कभी हो जाती हैं चीज़ें बहुत अच्छी। पर मुझे ऐसा लगता है जीना तो नहीं छोड़ सकते, खुशियाँ पाना, खुश होना नहीं छोड़ सकते। ये तो जैसे खाना हमारी लाइफ का पार्ट है, वैसे ये सारी चीज़ें भी पार्ट हैं। तो बस इसी के साथ अपनी चीज़ों में सब लोग लगे रहें। हर फील्ड के लिए है ये, नॉट ओनली अभिनय। कोई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में कुछ भी अपना करना चाहता हो, तो सबके लिए सेम ही फॉर्मूला है कि सब हैप्पी होके हर दिन अपने आप को, हर इंसान हारता है, फिर रोता है, फिर खुश होता है। तो मतलब रो के सिर्फ रोते नहीं रह जाना, वापस अपने आप को एक खड़ा करना है, सिर्फ गिर के ही नहीं रह जाना, क्योंकि गिरेंगे तभी खड़े होंगे। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, पर खड़े होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात। तो आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों को कि जीवन में बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत। कि आज का जो यूथ जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, अभी अभी जैसे सोशल मीडिया में बहुत आया, बहुत ही बहुत अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं इसमें। अलग चल रहे हैं, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, यूथ जब ऐसा बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता ऐसी सिखाती है। हमारे माँ बाप तो कभी किसी को गाली गलौज या किसी को कुछ कहना नहीं सिखाता है, लेकिन आज के यूथ जो ऐसे गाली गलौज या अपने मुखार बिंदु से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कम से कम आप, मेरा कहना है कि आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप ने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, सिखाया है, तो ये आपका परिचय नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति आप समाज में बात करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुद्दाएं हैं वो सही है, लेकिन आप जब बात करते हैं सही बात होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बहुत अलग है ये तो, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। और वैसा है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन हो सकता है इसमें, पर मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी राय, कि ऑब्वियसली आप ना, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ काम नहीं आता है और आप जॉब के लिए उसी काम के लिए गए हो, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा है ना, आप सीखने वाली वो रखते हो, सीखने वाला अपना प्रेजेंस रखते हो, सीखने वाली आपकी बिहेवियर रखते हो, तो आपको कुछ नहीं भी आता तो लोग आपको सिखा देंगे। लेकिन आपका बिहेवियर भी खराब है और आप काम में बहुत मास्टर हो, तो भी धीरे धीरे लोग आपको कटने लगेंगे या वहां से हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहेवियर ही नहीं है। पहले तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपसे बात करेंगे ना, बाद में आप जो भी पद में हो उसके हिसाब से बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। इसीलिए मैं खास करके यूथों को, बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आप जब बात करें समाज में, आपके मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी वाणी भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है? तो ख्याल रखिएगा कि आप जब बोलते हैं तो आपके साथ में आपके माँ बाप भी जुड़े हुए हैं। आपके शब्दों से ही आपके माँ बाप का परिचय होता है। तो ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे आपका माँ बाप का नाम खराब हो। ऐसी वाणी बोलिए जिससे आपके समाज का, आपके देश का नाम रोशन हो। इसी के साथ में मैं अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करता हूं, और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, एक नए अध्याय के साथ में, और एक नए कलाकार के साथ में। धन्यवाद।